Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 7, Rise of British Power in Bengal. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे बैटल ऑफ प्लासी से। प्लासी एक टाउन है। कहाँ पर ये टाउन है? स्टेट है वेस्ट बंगाल, स्टेट वेस्ट बंगाल, वहाँ का एक टाउन जिसका नाम है प्लासी, वहाँ पर होगा बैटल। हमने लास्ट पार्ट में ये देख लिया था कि कैसे सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, अग्रेसिव होते हैं अबाउट द फोर्टिफिकेशंस ऑफ ब्रिटिशर्स ने जो किलाबंदी की हुई थी बंगाल में, वो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आती और वो सिराजुद्दौला बहुत अच्छे से कंपनी को बोलते हैं कि आप अपने फोर्टिफिकेशंस को हटा लीजिए, पर ब्रिटिश ऑफिसर्स इस बात को मानते नहीं हैं और यहाँ से लड़ाई चालू होती है। फिर रॉबर्ट क्लाइव सीन में आते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ये देखते हैं कि यार सिराजुद्दौला की आर्मी को सीधे तो हराना पॉसिबल नहीं है, तो वो एक सीक्रेट ट्रीटी नेगोशिएशंस कर लेते हैं। किसके साथ? मीर जाफ़र के साथ। मीर जाफ़र कौन होता है? मिलिट्री कमांडर होता है सिराजुद्दौला का। तो ये मीर जाफ़र को ऑफर देते हैं कि भाई अगर तुम हमारी हेल्प करोगे, हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे, तो नया नवाब तुम ही बनोगे। मीर जाफ़र बहुत खुश हो जाता है कि यार थोड़ा सा काम करके मैं नवाब बन जाऊंगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाता है ना। यहाँ तक हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे प्लासी में। प्लासी नियर मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद क्या थी? कैपिटल थी नवाब ऑफ बंगाल की। नवाब ऑफ बंगाल की कैपिटल मुर्शिदाबाद। मुर्शिदा के पास है प्लासी। ठीक, कोई बात? प्लासी एक टाउन है। सिराजुद्दौला के पास एक बढ़िया आर्मी थी, कितने 50,000 मैन की, 50,000 आदमियों की आर्मी थी। ये बात बिल्कुल फैक्ट थी बेटा कि सीधे सिराजुद्दौला से अगर ब्रिटिश फोर्सेस लड़ती, मीर जाफ़र के साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस नहीं करती, तो सिराजुद्दौला को हराना मुश्किल होता या नामुमकिन होता। 50,000 व्यक्तियों की आर्मी थी किसके पास? सिराजुद्दौला के पास। बैटल ऑफ प्लासी हुआ 23 जून 1775 को। 23 जून 1775। जो मेजर पार्ट था नवाब की आर्मी का, वो किसकी कमांड के अंदर चल रहा था? मीर जाफ़र। उसने बैटल में पार्ट ही नहीं लिया। देखो, सिराजुद्दौला को अगर ये बात पता होती कि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ है या ब्रिटिश के साथ मिला हुआ है, तो वो अकॉर्डिंगली प्लान करता। बट हेयर द कंडीशन इज दैट सिराजुद्दौला इज कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट द स्टेप टेकन बाय मीर जाफ़र। उसे नहीं पता था मेरी आर्मी जो मीर जाफ़र की कमांड में है वो तो बैटल में पार्ट ही नहीं लेगी। ये तो बहुत गलत बात हुई। फिर जैसे ये रियलाइज़ होता है कि धोखा हुआ है नवाब के साथ, है ना, जैसे ही सिराजुद्दौला ये रियलाइज़ कर लेते हैं यार कि मेरे साथ तो बीट्रे हुआ है, बीट्रे मतलब धोखा हुआ है, तो वो बैटल फील्ड से भाग जाते हैं और इसी में समझदारी होती है। देखो, वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ लड़ने आए थे, जब तक उन्हें नहीं पता था कि मीर जाफ़र किसको सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटिशर्स को। जैसे ही उन्होंने ये देखा कि मेरे साथ तो बीट्रे हुआ है, धोखा हुआ है, वो बैटल फील्ड से भाग जाते हैं। पर किस्मत थोड़ी सी ख़राब होती है, उन्हें पकड़ लिया जाता है और फिर उन्हें डेथ दे दी जाती है। और जैसा कि प्रॉमिस किया था मीर जाफ़र को, वैसा ही होता है। मीर जाफ़र बन जाते हैं बंगाल के नवाब। क्या इतनी कहानी में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नहीं होनी चाहिए बेटा। रिजल्ट्स ऑफ बैटल ऑफ प्लासी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैम पूछ सकती है राइट डाउन द रिजल्ट्स ऑफ बैटल ऑफ प्लासी या व्हाट हैपेंड आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। तो यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलो, तो बैटल ऑफ प्लासी का पहला रिजल्ट क्या हुआ? जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे अनडिस्प्यूटेड राइट्स मिल गए फ्री ट्रेड के बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। सिराजुद्दौला जिस बात के लिए अग्री नहीं कर रहा था, अब वो सारे काम ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। सिराजुद्दौला का कहना था ना कि अभी आप भी टैक्स देने लगो, हमारे इंडियन ट्रेडर भी टैक्स दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं टैक्स देंगे, आप भी टैक्स दो। पर इस बात के लिए ये लोग अग्री नहीं कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। पर अब तो सिराजुद्दौला है ही नहीं, तो अनडिस्प्यूटेड राइट मिल गए हैं कंपनी को फ्री ट्रेड के। कितने स्टेट्स में? 3 स्टेट्स में। कौन कौन से 3 स्टेट्स हैं बेटा? वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। फिर कंपनी को जमींदारी भी मिल गई। जमींदारी देने वाला कौन था? मीर जाफ़र। कितनी? 24 परगना की, 24 परगना की जमींदारी किसको मिल गई? कंपनी को मिल गई। ये तो बहुत बड़ा कदम था भाई। ये बहुत अच्छे से याद रखना बेटा कि ये जो 24 परगना होंगे
उस परगनास का ज़मींदारी राइट मिलना मतलब उनके ऊपर सोल राइट अब किसका हो जाएगा, ब्रिटिश का हो जाएगा। वो अकॉर्डिंगली टैक्स लगाएंगे, रियलाइज़ करेंगे और हमारे फार्मर्स को परेशान करेंगे। चलो, बाद में मीर जाफ़र 3 लाख रुपीज़ भी देता है कंपनी को और उसके ऑफिशियल्स को। तो हमारा पैसा अब सीधे सीधे ब्रिटिशर्स के पास जा रहा है, ज़मींदारी राइट भी चले गए और अब वो फ्री ट्रेड भी करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट द रिजल्ट्स 3 पॉइंट्स में समराइज़ किया गया है और आपको एज़ इट इज़ लिखना है। तीनों पॉइंट भी लिखे तो फुल मार्किंग होगी। नाउ ब्रिटिशर्स हैज़ अनडिस्प्यूटेड राइट्स of free trade in Bengal, Bihar and Odisha. They got the zamindari of 24 parganas. Mir Zafar paid company and its official the amount of 300 lakh rupees. इम्पोर्टेंस क्या था? तो बेटा ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये हमारे भारतीय हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जाता है। वो कंपनी जो आज तक सिर्फ ट्रेड करने के लिए जानी जाती थी, अब वो कंपनी हमारी कंट्री को रूल करेगी, हमारी कंट्री में फ्री ट्रेड करेगी, इवन उसे अब ज़मींदारी राइट्स भी मिल गए हैं। तो इंडिया की हिस्ट्री में भारत के इतिहास में ये एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखो बस इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं बता रहे कि इंडिया के आस्पेक्ट से इम्पोर्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बस ऑल इन ऑल हिस्ट्री के हिसाब से क्या इम्पोर्टेंस रही उसको हम पढ़ रहे हैं। तो भाई इसने ब्रिटिश रूल को स्टार्ट कर दिया इंडिया में और ग्रेजुअली यहीं से रास्ता बनेगा कि ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया में रूल करने लग जाएंगे। इट पेव द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल। बंगाल में ब्रिटिश रूल को एस्टेब्लिश करने का रास्ता बैटल ऑफ प्लासी ने खोल दिया और साथ ही साथ पूरे भारत में भी धीरे धीरे अब ब्रिटिश इवेंचुअली रूल करना स्टार्ट करेंगे। बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक ट्रेडिंग कंपनी क्या बन गई, बड़ी पॉलिटिकल पावर बन गई। जो नवाब थे बंगाल के वो सिर्फ पपेट बन गए। पपेट का मतलब होता है कठपुतली, किसके हाथों में, ब्रिटिश के हाथों में। ठीक है, जो नवाब ऑफ बंगाल थे उनकी पावर इंटरनल मैटर्स में तो थोड़ी थी, एक्सटर्नल और इम्पॉर्टेंट मैटर्स में कुछ नहीं थी। वो तो कठपुतली राजा थे, जो ब्रिटिशर्स कहते थे वो करते थे। नाउ ब्रिटिश बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ बंगाल। आगे आपको मीर जाफर दिख रहे हैं पर उसके पीछे से काम कौन कर रहे थे, ब्रिटिश। ठीक है बेटा, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए ध्यान से सुनना। ब्रिटिशर्स अब हमारे कंट्री के रिसोर्सेज को हमारे अगेंस्ट में ही यूज़ कर रहे थे। ये जो वास्ट रिसोर्सेज थे बंगाल के, इनको वो यूज़ कर रहे थे अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सो दैट दे कैन विन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके जितने भी मिलिट्री एक्सपीडिशंस होने वाले थे उनको फाइनेंस ये बंगाल के वास्ट रिसोर्सेज से ही कर रहे थे। इन्होंने थर्ड कार्नेटिक वॉर जीता। वो थर्ड कार्नेटिक वॉर भी किस वजह से ही जीत पाए, क्योंकि इनके पास था बंगाल का इतना बड़ा ट्रेजर, इतने बड़े रिसोर्सेस। तो कहीं ना कहीं प्लासी के बाद एक्चुअल में ये लोग हमारे रिसोर्सेज को हमारे अगेंस्ट में यूज़ करने लग गए। और अब इनकी प्लानिंग में था, अरे अभी तो एक स्टेट हमारे पास आया है, एक बंगाल हमारे पास आया है, उससे हमें इतना कुछ मिल रहा है, तो आगे अगर हमने एक दो को और जीत लिया तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा पूरे इंडिया को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट पॉइंट कि भाई वो हमारे कंट्री में रह के हमारे अगेंस्ट में जो मिलिट्री एक्सपेडिशंस थे उसको भी फाइनेंस बंगाल के पास रिसोर्सेज से कर रहे थे। और उन्होंने जो थर्ड कार्नेटिक वॉर जीता उसके लिए भी कहीं ना कहीं बंगाल के रिसोर्सेज का ही यूज़ किया, कहीं ना कहीं नहीं किया, 100% किया। अब बेटा ये जो मीर जाफ़र थे थोड़े से मूर्ख, तभी तो इन्होंने ब्रिटिश के साथ सीक्रेट ट्रीटी साइन की थी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं गधे, ये गधे ही थे। ये एक वीक रूलर भी थे, मूर्ख तो थे ही थे, साथ ही साथ वीक भी थे, है ना। इनके ऊपर एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भैया बंगाल को रूल करना, पर वर्चुअली इनके पास कोई पावर ही नहीं थी, बिकॉज द एंटायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, है ना। ब्रिटिश इनके पपेट्स की तरह नचा रहे थे, कठपुतलियों की तरह नचा रहे थे। बंगाल में काम करने की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी बेटा, मीर जाफ़र के पास थी। पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कब तक नहीं निभा पाओगी, जब तक आपके पास पावर नहीं होगी। और वो पावर तो ब्रिटिशर्स ने नहीं रखी अपने हाथों में। ब्रिटिश यूज़ कर रहे थे अपने कंट्रोल को नवाब के ऊपर
पूरी तरीके से, और नवाब के जितने भी वेल्थ थी उसको क्या करे जा रहे थे, ड्रेन, मतलब दूसरी जगह, यहाँ से निकाल के दूसरी जगह ले जाए जा रहे थे। तो ब्रिटिश यूज देयर कंट्रोल ओवर द नवाब, वो नवाब को इस तरीके से यूज़ कर रहे थे कि जितनी भी वेल्थ है बंगाल में उसको ड्रेन कर दिया जाए, कहीं कैसी भी तरीके से उसको इंग्लैंड पहुंचा दिया जाए, या इंग्लैंड ना पहुंचाया जाए, ब्रिटेन ना पहुंचाया जाए, तो यहीं पे ब्रिटिश रूल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इस तरीके से वो बंगाल के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे। जो कंपनी थी और उसके जो ऑफिशियल्स थे वो ओपनली सेमलेसली लूट रहे थे बेटा बंगाल को, ठीक है, खुले तौर पे अब उन्होंने शुरू कर दिया था बंगाल को लूटना। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की गलती है, वो है मीर जाफ़र। अगर मीर जाफ़र ब्रिटिशर्स का साथ ना देके सिराजुद्दौला का साथ देता और बैटल ऑफ प्लासी में ये लोग जीत जाते, तो ब्रिटिश कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाते कि इंडिया के ऊपर रूल करना है। वो एक ट्रेडिंग कंपनी रहते और ट्रेडिंग ही करते रहते। पर ठीक है, चलो हुआ तो हुआ। प्लंडर का मतलब होता है लूटना। इम्पॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, बेटा इम्पॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है कि हमें बहुत फ़ायदा मिला, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, पर ये ऑल इन ऑल हिस्ट्री के आस्पेक्ट से हम पढ़ रहे हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट है बक्सर का। तो बेटा जैसे ही ब्रिटिश जीते बैटल ऑफ बक्सर को, तो इन्होंने मास्टर बना दिया ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। देखो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे तो पॉलिटिकल डोमिनेंस पहले से ही था ब्रिटिशर्स का, पर अब इस बैटल ऑफ बक्सर को जीतने के बाद अवध और मुगल एम्परर पे भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाएंगे कौन, ब्रिटिशर्स। अवध और मुगल एम्परर को भी कंट्रोल करेंगे ब्रिटिशर्स का आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में अवध भी ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे और मुगल एम्परर शाह आलम टू भी ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे। और यहाँ से फाउंडेशन रखा जाता है किसका, ब्रिटिश रूल का। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और फाइनली बैटल ऑफ बक्सर वो टर्निंग पॉइंट होता है जो ब्रिटिशर्स को एज अ रूलर इंडिया में एस्टेब्लिश कर देता है। एट दिस टाइम, इस टाइम जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो इंडिया वापस आ जाते हैं, क्या, बंगाल के गवर्नर बनकर। नाउ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई बच्चा, 1765 में। देखो अब बैटल ऑफ बक्सर हम हार गए हैं, शुजा उद दौला लड़ रहे थे अवध से, शाह आलम लड़ रहे थे दिल्ली से, कासिम थे कहाँ से, मीर कासिम बंगाल से। तीनों की कंबाइंड आर्मी हार गई है, जीत गए हैं ब्रिटिश। तो जो रॉबर्ट क्लाइव हैं अब ये साइन करवाएंगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। साइन होगी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट करेंगे क्लाइव, और शुजा उद दौला होंगे और शाह आलम टू होंगे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी। और इस ट्रीटी में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके लिए शुजा उद दौला और शाह आलम टू को अग्री होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हारी हुई पार्टी हैं। तो पहली कंडीशन तो कुछ कुछ ठीक ही लग रही है कि अवध को रिटर्न कर दिया जाएगा शुजा उद दौला को, सिर्फ उससे 2 डिस्ट्रिक्ट ले लिए जाएंगे, कोरा और इलाहाबाद, ठीक है। तो किसके पास क्या वापस आ गया, अवध मिल गया वापस से शुजा उद दौला को, पर अवध और कोरा किसके पास चले गए, ब्रिटिशर्स के पास चले गए। जो नवाब थे अवध के, उन्हें अब वॉर इंडैमनिटी देना पड़ेगा 50 लाख रुपीज़, ठीक है। कंपनी बोल रही है, ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि जो तुमने वॉर स्टार्ट किया ना, इस वॉर में हमारा भैया बहुत नुकसान हुआ है, तो इस वॉर में हुए नुकसान की भरपाई करना आपको ही है, तो आप हमें दे दो चुपचाप 50 लाख रुपए। तो अवध और नवाब को 50 लाख रुपए भी देना पड़ रहा है। और इसके बदले में जो अवध था उसको ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हम तुम्हें डिफेंड करेंगे, ठीक है। तुम्हारा कोई भी एनिमी, कोई भी दुश्मन अगर तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा या तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम्हें हम प्रोटेक्शन देंगे, हम तुम्हें डिफेंड करेंगे। पर इसके लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमारे लिए कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। तो जो नवाब थे वुड हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। आप हमारे ब्रिटिश ट्रूप्स को मेंटेन करो, हमारे ब्रिटिश ट्रूप्स की कॉस्ट आप दे दो, ठीक है। अपनी आर्मी भी तो तुम मैनेज करोगे ही ना, इससे बेटर है कि तुम ब्रिटिश की आर्मी मैनेज करो। अवध बिकम अ बफर स्टेट, और अवध क्या बन गया, एक बफर स्टेट की तरह काम करने लग गया। बफर स्टेट मतलब किसी एक स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके साइड में जो छोटा सा स्टेट अपने कंट्रोल में रखते हैं उसे कहते हैं बफर स्टेट। और अवध बफर स्टेट बना किस किस के बीच में, ब्रिटिश पोजेशन इन बंगाल्स एंड द मराठा। इस टाइम में मराठा एम्पायर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, तो मराठा एम्पायर सीधे बंगाल पे अटैक ना कर दे, इसलिए इन्होंने किसको रेडी रखा, अवध को, कि भैया आएगा पहले अवध से लड़ेगा जब तक हम पूरे अलर्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से चेक बना रहेगा। बंगाल से बचने के लिए बफर जोन बन गया, बफर स्टेट बन गया अवध। अब शाह आलम टू को इन्होंने कोरा
और इलाहाबाद दे दिए। किसने? ब्रिटिशर्स ने जो कोरा और इलाहाबाद अवध से लिया वो किसको दे दिया? शाह आलम को दे दिया। और कहा कि हम तुम्हें एनुअल पेंशन भी देंगे 26 लाख, ठीक है। पर इसके बदले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मुगल एम्परर शाह आलम टू को क्या करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ एक नॉमिनल हेड बचे थे आप मुगल एम्पायर के, कि भाई अब तुम हमें दीवानी दे दो। कहाँ कहाँ की? बंगाल की। बंगाल में जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो हम करेंगे। साथ ही साथ अभी उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन राइट थे सिर्फ 24 परगना के, जो उन्हें पहले मिले थे 24 परगना। फिर 3 परगना उन्हें, 3 परगना नहीं, 3 टाउन्स किसने दे दिए थे? मीर कासिम ने। 24 पहले थे परगनास किसके पास? ब्रिटिश के पास। बाद में फिर 3 और आ गए थे। अब ये 24 परगना देखो यहाँ पर है ऊपर पैराग्राफ में, यहाँ की जिम्मेदारी तो उन्हें मिली गई थी। साथ ही साथ ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट से बुर्दवान, मिदनापुर और चिट्टागोंग, इनकी भी जिम्मेदारी किसने दे दी थी? मीर कासिम ने दे दी थी। पर अब तो पूरे बंगाल की दीवानी राइट्स, पूरे बंगाल से रेवेन्यू कलेक्शन राइट, पूरे बिहार से रेवेन्यू कलेक्शन, पूरे उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्शन राइट, दीवानी राइट्स किसको मिलने वाले थे? ब्रिटिशर्स को मिलने वाले थे। और इसके लिए इन्होंने किसको प्रेशराइज किया? मुगल एम्पायर को। मुगल एम्पायर को बोला हम तुम्हें 26 लाख का पेंशन भी देंगे, कोरा और इलाहाबाद भी तुम रख लो, पर हमें भैया रेवेन्यू कलेक्शन राइट दो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। The right to collect revenue from these provinces and judge civil cases। अब सिविल केसेस भी ब्रिटिशर्स ही डील करेंगे, ब्रिटिशर्स ही देखेंगे, क्योंकि उनके पास दीवानी राइट है। साथ ही साथ वो ये भी देखेंगे कि इन प्रोविंसेस से टैक्स कलेक्ट करना है। The company's control over बंगाल was made legal। और अब बंगाल के ऊपर जो कंट्रोल था वो कैसा हो गया? लीगल, क्योंकि अब तो मुगल एम्परर ने इन्हें क्या दे दिया है? परमिशन, स्टैंप लगा दिया है इनकी बातों पे। ठीक है भाई, आप करो, आप रुको यहाँ पर क्या खुशी से किया है मुगल एम्परर ने? शाह आलम टू में नहीं, क्योंकि वो हार चुके थे, उन्हें करना ही था। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि कैसे ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट मिल रहे हैं शाह आलम टू से। जो पपेट नवाब थे बंगाल के, उन्हें कंटिन्यू रखा गया कि तुम थ्रोन पे बैठो, पर तुम्हारे पास कोई मिलिट्री और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होगी, ठीक है। नवाब बने रहने से खुश हो, खुश रहो, नवाब बने रहो, पर ना ही तो कोई मिलिट्री पावर है तुम्हारे पास, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है 1765 में, तो उनका जो बेटा था वो बन जाता है नवाब ऑफ बंगाल। फिर उसको भी ट्रीटी साइन करनी पड़ती है क्लाइव के साथ, जिसके अकॉर्डिंग उसे अपनी आर्मी को डिस्बैंड करना था, ठीक है। मीर जाफ़र की होती है डेथ 1765 में। इसके बाद इनका बेटा नवाब बनता है, और जब उनका बेटा नवाब बनता है तो क्लाइव कहते हैं तुम भी अब मेरे साथ एक ट्रीटी साइन करो कि तुम अपनी आर्मी के बहुत बड़े पार्ट को डिसबैंड कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। ये ऑल्सो हैड टू ट्रांसफ़र द निज़ामत पावर। और निज़ामत जो पावर होती है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिमिनल जस्टिस की जो पावर नवाब के पास होती है, जो नवाब होता है ना बेटा, उसके पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की पावर होती है, क्रिमिनल केसेस को सुनने की आदत होती है, क्रिमिनल जस्टिस देने की पावर होती है, और इन सब को हम क्या बोलते हैं? निज़ामत। फिर से सुनो, निज़ामत पे 2 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय निज़ामत पावर? द पावर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रिमिनल जस्टिस इज नोन एज निज़ामत। तो पहला बोला मीर जाफ़र के बेटे से इन्होंने कि तुम तुम्हारी आर्मी को के बहुत बड़े पार्ट को ख़त्म कर दो, दूसरा तुम्हारे पास ये जो निज़ामत पावर्स है वो भी हमें दे दो। टू अ डेप्यूटी नवाब अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। और किसको दे दो? हमें नहीं दे रहे हो ब्रिटिशर्स को, सीधे तो मत दो, हम एक डेप्यूटी नवाब लेके आएंगे, उस डेप्यूटी नवाब को आपको ये सारी शक्तियाँ देनी पड़ेगी। क्या इतनी बातें क्लियर है? द डेप्यूटी नवाब कुड नॉट बी डिसमिस्ड। और ये जो डेप्यूटी नवाब होगा, इसको भैया आप बेटे मीर जाफ़र की इतनी बात याद रखो कि आप खुद डिसमिस नहीं कर पाओगे, ठीक हुई बात। इसे डिसमिस अपॉइंट हमने किया है तो इसे डिसमिस भी हम ही करेंगे। और यहाँ पर नवाब को अलाउंसेस दिए गए 53 लाख रुपीज़ के, ठीक है। नवाब को कितने के अलाउंसेस दिए गए? 53 लाख रुपीज़ के। किसके बदले? वो अपनी आर्मी नहीं रखेगा, ठीक है। किसके बदले? कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को ट्रांसफ़र कर देगा, निज़ामत पावर को दे देगा डेप्यूटी गवर्नर को, विच वॉज सब्सिक्वेंटली रिड्यूस्ड। और बाद में इस अमाउंट को भी रिड्यूस कर दिया गया। इस तरीके से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रियल रूलर बन गई बंगाल की 1765 में। बेटा ये बंगाल के गवर्नर्स हैं और ये गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया हैं।
तो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे जो 1773 से रहे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है बात, बाकी नाम आप लोग पढ़ लेना, पर पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। नाउ ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। क्या? ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब दो पैरेलल सरकार चलेंगी अब बंगाल में। कब से कब तक? 1765 से 1772। ठीक है, 7 साल तक ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम चला। कहाँ पर? बंगाल में। क्लाइव इंट्रोड्यूस्ड ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। क्लाइव का काम था बेटा कि वो ड्यूअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करे। कहाँ पर? बंगाल में। किसने? क्लाइव। क्लाइव का सपना था ड्यूअल गवर्नमेंट का, जो उसने इम्पोज किया। कहाँ पर? बंगाल में। कब? 1765 में। अब बंगाल के दो मास्टर थे, एक तो था नवाब जिसके पास कोई पावर नहीं थी, और दूसरी थी कंपनी जो सुप्रीम पावर थी। जो नवाब था वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जस्टिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मतलब सारे क्रिमिनल केसेस को सुनेगा नवाब, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा। द कंपनी हैड मिलिट्री पावर एंड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यूज। रेवेन्यू कलेक्ट करेगी कंपनी, मिलिट्री पावर रहेगी कंपनी के पास, और बंगाल के जितने भी रेवेन्यू हैं उनको यूज़ कैसे करना है ये भी कौन ही डिटरमाइन करेगी, कौन देखेगी? कंपनी। दिस अरेंजमेंट, इसी अरेंजमेंट को बोला गया ड्यूअल गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर किसको दे दिया इन्होंने? बंगाल के नवाब को। साथ ही साथ रेवेन्यू कलेक्शन राइट खुद के पास रख लिया, और मिलिट्री ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखी। तो अब दो सरकारें हैं, दो अलग अलग कामों को देख रही हैं। अब बेटा कंपनी की यहाँ पर हो जाती है चांदी। चांदी क्यों? क्योंकि कंपनी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर सारी पावर्स हैं। नवाब बेचारा जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन बहुत है, पर पावर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है। विदाउट रिसोर्सेज टैक्स कलेक्शन का राइट कंपनी के पास है, रेवेन्यू को यूज़ कैसे करना कंपनी डिसाइड करेगी। तो भाई जब हमारे नवाब के पास रिसोर्सेज ही नहीं हैं तो क्या वो एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे हर चीज़ को? बिल्कुल भी नहीं। देखो आज हमारी गवर्नमेंट भी रोड्स बनवा रही है, डैम्स बनवा रही है, तो कैसे? क्योंकि उसके पास टैक्स कलेक्शन का अमाउंट है। पर यहाँ तो नवाब बहुत ही परेशान था, बिकॉज ही हैज़ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज हैंड विदाउट एनी पावर, विदाउट एनी रिसोर्सेज। तो वो प्रॉपर चीज़ों को रन नहीं कर पा रहा था एफिशिएंटली। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, ऐसी सिचुएशन थी बेचारे नवाब की। जो रेवेन्यू था उसको इंडियन ऑफिशियल्स कलेक्ट करते थे, जिनको कौन अपॉइंट करती थी? कंपनी। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाय इंडियन ऑफिशियल्स, जिनका अपॉइंटमेंट किसने किया होगा? कंपनी ने। इन जो लालच था, जो भ्रष्टाचार था, जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन ऑफ दीज ऑफिशियल्स reduced द peasants टू द कंडीशन ऑफ utter misery। बेटा ये जो लालच ब्रिटिश ऑफिशियल्स के मन में था, जो भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे थे, ये जो ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस, लोगों को यातना देने की जो इनकी प्रैक्टिस थी, इससे हमारा जो किसान था उसकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा मिजरी वाली हो गई, दयनीय हो गई। और कंपनी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि भैया हम तो उसके लोग थे ही नहीं ना, तो वो तो कभी भी हमारे वेलफेयर के बारे में सोचती ही नहीं थी, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उसका हमारे वेलफेयर में। ओनली थिंग इज़ टू ड्रेन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड, एक ही सोच थी कंपनी की। चलो अब जो कंडीशन थी इस टाइम में लोगों की वो और ज़्यादा ख़राब होती गई। जब बंगाल में एक बार टेरेबल फेमाइन आया, ये फेमाइन तो बहुत ही बुरा फेमाइन था बेटा जो बंगाल में आया। इससे 1/3 बंगाल की जो पॉपुलेशन थी वो पैरिश कर गई, ख़त्म हो गई। किसी ने केयर नहीं की, ना ही तो कंपनी ने, ना ही तो नवाब ने। अगर नवाब करना भी चाहता तो उसके पास तो रिसोर्सेज थे ही नहीं, पैसे थे ही नहीं। Who in any case had neither the authority nor the resources to lessen the miseries। नवाब अगर सोचता भी तो वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास तो ना ही तो रिसोर्सेज था कि जिस रिसोर्सेज से वो लोगों की मिजरीज को दूर कर पाता। कंपनी के पास बेटा पावर थी कि वो डेप्यूटी गवर्नर को अपॉइंट करे, डेप्यूटी नवाब को अपॉइंट करे, सॉरी गवर्नर नहीं। तो ये जो डेप्यूटी नवाब था ये तो सिर्फ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करने के लिए बैठा था, नवाब को और परेशान करने के लिए बैठा था। बाकी इसका कोई रोल नहीं था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी समझता ही नहीं था। अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता तो 1/3 लोग, दैट इज़ मोर देन 33.3% पीपल जिनकी डेथ हो गई इस फेमाइन में, वो नहीं होती अगर वो थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबल होता तो ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट थे इसके एविल्स जल्दी ही दिखने लगे, है ना। सबके सामने आके रखा गया, मैनिफेस्ट देमसेल्फ, सबको दिख गए ड्यूअल गवर्नमेंट के एविल्स।
जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इकोनॉमी थी बंगाल की, वो कोलैप्स कर गई, पूरी तरह ख़त्म हो गई। 1772 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर ऑफ बंगाल बना के लेके आ गए। 1773 बाय द रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू उन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। फिर से ध्यान से सुनो, जब ये सारी सच्चाई सबके सामने आ गई कि भाई ये जो सिस्टम चल रहा है ड्यूअल गवर्नमेंट का, ये हर तरीके से रिसोर्सेज को ख़त्म ही कर रहा है, लोगों की कंडीशन को वर्ष ही कर रहा है, और जब किसान नहीं होंगे, वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? ये सब सोच के ब्रिटिश कंपनी ने 1772 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने अपॉइंट किया वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर ऑफ बंगाल। और फिर 1773 में ये लोग रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए, और उस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन गए उन सारी टेरिटरीज़ के जो ब्रिटिशर्स की इंडिया में थी। गवर्नर जनरल वॉज नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक टाइम के बाद हमने देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी किसकी? गवर्नर जनरल की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शनरी था ईस्ट इंडिया कंपनी का। मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या बनाए गए थे? गवर्नर बनाए गए थे। और जो भी व्यक्ति गवर्नर जनरल बनता था, वो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति तो होता ही था, बिकॉज ही हैज़ टू आंसर टू ईस्ट इंडिया कंपनी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर रायोट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन कम क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ों के लिए। नवाब जिसके पास निज़ामत पावर्स थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके पास दीवानी पावर थी। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा नवाब, कलेक्ट करेगा रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा नवाब। जस्टिस सिविल केसेस देखेगी कंपनी। जस्टिस क्रिमिनल केसेस के लिए देगा नवाब। डिफेंस और मिलिट्री देखेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो नवाब था उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एडमिनिस्ट्रेशन की विदाउट एनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बिना फाइनेंशियल रिसोर्सेज के आप एफिशिएंटली रन कर ही नहीं सकते। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो ब्रिटिशर्स के पास थे, कंपनी के पास थे, और उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। बेटा अब जब मुग़ल प्रोविंसेस में ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था तो वो बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा था। कब? अकबर की रीन में। पर क्लाइव की रीन में ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि अकबर की रीन में जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके पास अथॉरिटी और पावर भी थी, बट हेयर इन क्लाइव रीन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विथ नवाब हु इज नॉट हैविंग एक्चुअल पावर, हु इज नॉट हैविंग रेवेन्यू। विदाउट रेवेन्यू वेलफेयर स्कीम्स विल नॉट बी देयर। तो अकबर की रेन में सब कुछ सक्सेसफुली चला क्योंकि जो वेलफेयर स्कीम्स थी उनको लाने के लिए फंड्स भी गवर्नमेंट के पास थे और क्लाइव की कंडीशन में नहीं थे। तो इस तरीके से अकबर का जो ड्यूअल सिस्टम था वो बहुत सक्सेसफुल था, पर क्लाइव का नहीं। एंड ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट 1772। जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट के सिस्टम को ख़त्म कर दिया। कहाँ पर? बंगाल में। और डायरेक्ट और कंप्लीट कंट्रोल किसके पास चला गया? कंपनी के पास चला गया कि भाई अब सारे मैटर्स को कंपनी ही देखेगी। जो नवाब था उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया गया और उसे थोड़ी सी पेंशन देने की बात की गई। द नवाब वॉज डिपोज्ड एंड पेंशन ऑफ। जो ट्रेजरी थी वो शिफ्ट हो गई मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। मतलब जो राजकीय कोष होता है वो मुर्शिदाबाद से कहाँ गया? कलकत्ता, जो कि अब कैपिटल ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। पहले जो मुर्शिदाबाद कैपिटल होती थी अब वो कलकत्ता ले आए। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स एक बहुत ही कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए एडमिनिस्ट्रेशन में, फाउंडेशन रखा भाई एक ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का बंगाल में। मतलब क्लाइव जो अंड बंड ऊट पटांग काम कर रहा था उस सबको कवर किया किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स। So stay tuned and I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.